हेलो नमस्कार जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एग्जाम टॉप के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है आरओ का एग्जाम 22 दिसंबर को प्रस्तावित है और उम्मीद की जा रही है कि 22 दिसंबर को ही एग्जाम होगा। तो इसी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हम लोग लगातार टेस्ट सीरीज को सॉल्व कर रहे हैं। इस क्रम में आज हमारा टेस्ट नंबर 8 का भाग नंबर 2 होगा। जैसा कि आपको पता है पहले भाग में हमने 71 प्रश्नों को कंप्लीट किया, बचे हुए 70 प्रश्नों को आज की इस वीडियो में कवर किया जाएगा। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। आप यहाँ पर देखेंगे तो आपके सामने 4 विकल्प दिए गए और पूछा गया कि कौन सा एक विकल्प सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर पहला है आर्टिकल 155 यानी राज्यपाल की नियुक्ति। तो पहला आर्टिकल दिया गया, पहला वो आर्टिकल सही है। दूसरा अनुच्छेद 159 राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति। तो दूसरा जो आर्टिकल दिया गया वो गलत हो जाएगा, क्योंकि आर्टिकल 169 की जगह यहाँ पर होना चाहिए राज्यपाल की जो क्षमादान की जो शक्ति है दोस्तों, वो आर्टिकल 161 में दी गई है। तो इस प्रकार ये वाला आर्टिकल गलत था। बाकी आर्टिकल 165 राज्य का महाधिवक्ता, ये भी आर्टिकल सही है। अनुच्छेद 213 राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करना, तो ये सभी आर्टिकल सही है। बाकी आप आर्टिकल इंपोर्टेंट है वो 108 आर्टिकल याद रख लेंगे, 118 याद रख लेंगे, 110 याद रखेंगे, 123 याद रखेंगे, 76 याद रखेंगे। ये वो आर्टिकल है जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। 315, 324। ठीक है दोस्तों, इन आर्टिकल को आपको अच्छे से याद रख के जाना है। ठीक है, इन आर्टिकलों को आपको अच्छे से याद रखना है क्योंकि यही आर्टिकल एग्जाम में सबसे ज्यादा रिपीट होते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया दोस्तों, चलिए बताइए कि निम्नलिखित श्रेणी में अगला पद क्या आएगा। ये रीजनिंग का प्रश्न है, ऐसे भी प्रश्न आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो आपसे पूछा गया कि अगला पद क्या आएगा, तो बता सकते हैं आराम से कौन सा अगला पद आएगा। ठीक है, इसके लिए देखिए क्या पैटर्न आपको फॉलो करना होगा। यहाँ पर दिया गया 122, अब 122 से 119 हुआ है तो माइनस हुआ होगा। कितना माइनस हुआ है, तो आप कहेंगे इसमें -3 हुआ है। ठीक है, फिर 119 से 114 आने में कितना माइनस हुआ है, तो आप कहेंगे इसमें 5 माइनस हुआ है। फिर यहाँ से यहाँ तक आने में कितना माइनस हुआ है, आप कहेंगे यहाँ पर 7 माइनस हुआ है। फिर इस संख्या से इस संख्या तक आने में कितना माइनस हुआ है, आप कहेंगे 9 माइनस हुआ है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में कितना, एक सीरीज बन रही है 3, उसके बाद +2, उसके बाद +2, उसके बाद +2 और उसके बाद +2। अगला जो माइनस होगा वो कितना हो जाएगा, -11 होगा। और माइनस का जैसे ही आप 11 करेंगे तो 87 आपके सामने आ जाएगा, जो विकल्प नंबर ए में आपके दिया गया है। तो विकल्प नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि ए और बी का औसत 5a है तो बी का मान क्या होगा। ठीक है, ये देखिए औसत का प्रश्न पूछा गया है। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ पर दिया है a और +b, और इन दोनों का जो औसत दिया गया दोस्तों वो कितना दिया गया है। याद रखेंगे इन दोनों का ये योग किया, इसमें जब हम 2 का भाग लगाएंगे क्योंकि औसत का तो यही फॉर्मूला होता है, तो इसका जो एवरेज निकल कर आया वो 5a निकल कर आया। अब आप इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो इस 2 का आप इधर गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका, देखिए a + b बराबर क्या हो जाएगा, 10a हो जाएगा कि नहीं, a + b बराबर 10 है। अब आप इसमें क्या करेंगे, b की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। अगर b की हम वैल्यू निकालते हैं तो ये हो जाएगा 10a - a। ठीक है, तो ये b बराबर कितना आ जाएगा, b बराबर आ जाएगा 9a। हमसे पूछा गया था कि b का मान क्या होगा, तो b का मान हो जाएगा 9a, जो विकल्प नंबर सी में दिया गया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पंक्तियों पर विचार कीजिए। दिल से निकलेगी न मन कर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खूबसूरत या खुशबू ए वतन आएगी। ये जो पंक्तियां दी गई ये किस व्यक्ति को संबोधित करती हैं। बहुत ही अच्छी पंक्तियां दोस्तों, और ये पंक्तियां आपकी सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु, इन तीनों ही व्यक्तियों को संबोधित करती है। क्योंकि जब 23 मार्च 1931 को इन तीनों ही वीर सपूतों को फांसी दी जा रही थी, तो ये उस समय इस गाने को गा रहे थे या इन पंक्तियों को गा रहे थे। तो सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि इन तीनों व्यक्तियों को सम्मिलित करती है। अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अब यहाँ पर देखिए 4 वेल्डिंग टाइप की आपके सामने दी गई है। आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि इनके निर्माण को कालक्रम के आधार पर सही क्रम में आपको लगाना है। ठीक है, बताइए, क्रम आपको निर्धारित करना है। एक एक करके आप देखेंगे। सबसे पहले जो निर्माण हुआ था इन सभी में वो हुआ था कुतुब मीनार का। ठीक है, कुतुब मीनार, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण करवाया था, तो आप नंबर 3 पर इसको रख लेंगे। ठीक है, उसके बाद जो निर्माण हुआ था वो हुआ था दोस्तों तुगलकाबाद का। ठीक है, और उसके बाद जो निर्माण हुआ था वो हुआ था आपका लोधी गार्डन का,
और सबसे बाद में आए थे आपके इनमें मुगल, तो मुगल का यानी फतेहपुर सीकरी का। तो नंबर 3, 1, 2, 4 ऑप्शन नंबर बी आप टिक कर देंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी टिक कर देंगे। अगला प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी का इबादत खाना क्या था? याद रखेंगे दोस्तों, फतेहपुर सीकरी का जो इबादत खाना था वह भवन था जिसमें सभी धर्मों के विद्वान अकबर के साथ बैठकर चर्चा करते थे। तो विकल्प नंबर बी। अगला प्रश्न है कि मांग की व्यावसायिक कृषि की अनुमति देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो दोस्तों याद रखेंगे, ये कार्य करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बना है। तो विकल्प नंबर डी। अगला प्रश्न है, ऋग वैदिक कार्यों के धार्मिक विश्वास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पर देखिए 2 विकल्प दिए गए हैं। पहला है कि ऋग वैदिक आर्य प्रकृति पूजक और बहुत देववादी थे। दूसरा, उनकी उपासना पद्धति में प्रार्थना एवं यज्ञ शामिल थे। तो ये जो कथन दिए गए दोस्तों, दोनों के दोनों आपके ऋग वैदिक कार्यों के बारे में सही होते हैं, क्योंकि वे इन दोनों ही प्रक्रियाओं से गुजरते थे। तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी आपके सामने सही जवाब हो जाएगा। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे दोस्तों। तो अगला प्रश्न आपके सामने देखिए दिया गया है, प्रश्न संख्या आपके सामने, रेड होल माइनिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, ये एक अच्छा भी प्रश्न एक तरीके से समझें कि रेड होल माइनिंग होती क्या है, तो ये आप समझेंगे। तो आपने कई सारे मूवियां देखी होंगी। अभी कुछ दिन पहले एक घटना भी हुई थी माइनिंग को लेकर, जब कुछ लगभग 24, शायद मेरे को कंफर्म नहीं है, 24 व्यक्तियों को एक उसमें एक तरीके से गुफा में बंद कर हो गए थे वो। ठीक है, माइनिंग कोयला निकालने के आधार पर उसके ऊपर अक्षय कुमार ने एक मूवी भी बनाई है। यहाँ पर आप देखेंगे रेड होल माइनिंग के बारे में समझे होता क्या है। तो देखिए यहाँ पर समझेंगे, कह रहा है कि यह विशेष प्रकार का मेघालय में प्रचलित संकरे एवं क्षैतिज समस्तरीय सीमांतों में कोयला निकालने की एक विधि होती है। यानी एक तरीके से मान चले कि एक पहाड़ में इनको एक गड्ढा टाइप का करना होता है, एक सुरंग टाइप की बनानी होती है, और उस सुरंग में एक बार में एक ही व्यक्ति जा सकता है, उधर से एक ही व्यक्ति आ सकता है। उस तरीके का ये रास्ता अपनाते हैं, और अंदर यहाँ पर ये काफी कोयला निकाल निकाल कर इकट्ठा करते हैं, उसको एक व्यक्ति के माध्यम से बाहर लाके उसको जमा किया जाता है। इसी को हम कहते हैं रेड होल माइनिंग, यानी एक बार में एक व्यक्ति के माध्यम से कोयला निकाला जाता है। दूसरा, इससे सुरक्षा एवं पर्यावरण संबंधी खतरे, गंभीर खतरे उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पर बताइए कौन कौन से कथन सही होंगे। ठीक है, तो याद रखेंगे ये दोनों के दोनों कथन आपके बिल्कुल सही हैं, पहला भी और दूसरा भी। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो दोस्तों याद रखेंगे, इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मैंग्रोव जैव विविधता ह्रास के कारण क्या है? बताइए कौन कौन से ह्रास के कारण है। पहला दिया गया कृषि का विस्तार, बिल्कुल हो जाएगा ह्रास का कारण। दूसरा दिया गया औद्योगिक कचरा, ये भी बिल्कुल ह्रास का कारण है। तीसरा दिया गया झींगा उत्पादन, ये भी बिल्कुल इसी का कारण है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, तीनों के तीनों जैव विविधता ह्रास के कारण है। अगला है कि ऑनर किलिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताइए ऑनर किलिंग का तात्पर्य क्या होता है? तो याद रखेंगे दोस्तों, ऑनर किलिंग का तात्पर्य सार्वजनिक सम्मान के लिए किसी की हत्या करना ही ऑन किलिंग तात्पर्य कहलाता है। तो पहला विकल्प दिया गया कि सार्वजनिक सम्मान के लिए किसी की हत्या करने से, तो ये तो कथन बिल्कुल सही है। इसी क्रम में दूसरा कथन आपके सामने दिया गया कि इसमें प्राय परिवार, रिश्तेदार एवं मित्र शामिल होते हैं, तो ये भी सही है। तीसरा, इसका मुख्य कारण भारतीय समाज में जाति व्यवस्था का कठोरता से पालन करना है, तो ये भी बिल्कुल सही है। इसीलिए लोग क्या करते हैं, ऑन किलिंग कर देते हैं। जैसे आप समझेंगे कि किसी कोई लड़की जब अन्य जाति के लड़के से विवाह करती है, तो इसी प्रकार से क्या होता है कि वो जाति व्यवस्था कठोरता जो होती है वो कम पड़ जाती है। तो इसी लोग क्या करते हैं, लड़की या लड़के को मार देते हैं, तत्काल मार देते हैं, जिससे कि उनकी कठोरता बनी रहती है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसी क्रम में बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने होगा कि ग्रे मार्केट प्रीमियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब आपको ये बताना कि ग्रे मार्केट प्रीमियम होता क्या है। ठीक है, पहला कि इसका मूल्य शेयर बाजारों में शेयरों की मांग के अनुसार दैनिक आधार पर बदलता है। दूसरा कि यह आईपीओ लाने वाली कंपनियों को लिस्टिंग की शुरुआत करने से पहले ग्रे मार्केट में अपने शेयर का परीक्षण करने की सुविधा देती है। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो दोनों विकल्प आपके उसी से संबंधित हैं। सही जवाब यहाँ पर आप देखेंगे तो विकल्प नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ग्रे मार्केट के बारे में। अगला प्रश्न आपके सामने है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी एनटीसीए के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पर देखिए पहला दिया गया एनटीसीए के बारे में कि यह पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है। दूसरा कि इसका गठन वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत वर्ष 2006 में किया गया। अब आप बताएंगे इनमें से कूट के माध्यम से कौन कौन से विकल्प सही है।
तो देखिए जो पहला विकल्प दिया गया है ये बिल्कुल सही दिया गया है, और दूसरा दिया गया कि इसका गठन वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, तो ये 1972 के तहत 2006 में इसका गठन किया गया, तो ये भी विकल्प सही होगा। तो विकल्प नंबर सी को आप टिक करेंगे कि दोनों के दोनों सही होंगे। अगला प्रश्न है द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी नामक पुस्तक किसकी है। देखिए पिछली बार का जब पीसीएस हुआ था 2030 में, तो उसमें से 3 से 4 प्रश्न पुस्तकों पर पूछे गए थे। तो आप यहाँ पर बता सकते हैं कि द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक है, तो याद रखेंगे इसका सही जवाब हो जाएगा सैम पित्रोदा, विकल्प नंबर ए। इस पुस्तक को आप नोट कर सकते हैं, अच्छी पुस्तक है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है योम किप्पुर उत्सव का संबंध किस धर्म से है, बताइए। इंपॉर्टेंट उत्सव है योम किप्पुर, ये किस धर्म से संबंधित उत्सव है। सही जवाब हो जाएगा यहूदी, विकल्प नंबर डी। ठीक है, यहूदी, विकल्प नंबर डी, और ये सितंबर अक्टूबर के दौरान ये मनाया जाता है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है कि वायकोम सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक, अब ये वायकोम सत्याग्रह काफी चर्चा में रहता है, और ये पहली बार चर्चा में कब आया इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। ये कह रहा है कि 600 से अधिक दिनों तक चलने वाला यह भारत में मंदिर प्रवेश का पहला आंदोलन था। तो ये जो पहला विकल्प दिया गया ये बिल्कुल सही है। ये घटना आपकी स्टार्ट होती है केरल से। ठीक है, केरल में एक जगह है वायकोम, और वहां पर मंदिरों में महिलाओं को लेकर और कुछ जो अन्य लोग हैं उनको लेकर ये विवाद आया था। तो पहली बार वहां के स्थानीय लोगों ने ये आंदोलन चलाया था। दूसरा यहाँ दिया गया इस आंदोलन को पेरियार एवं फी राजा माफ कीजिए फी राजगोपालाचारी का समर्थन प्राप्त था। तो पेरियार और फी राजगोपालाचारी दोनों लोगों ने इसका समर्थन किया था। तो सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। दोनों के दोनों विकल्प आपके सही दिए गए। तो याद रखेंगे वायकोम सत्याग्रह के बारे में। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होने वाली यमुना की सहायक नदियों का पूर्व से पश्चिम क्रम कौन सा सही है, बताइए। अच्छा प्रश्न है दोस्तों, ऐसे प्रश्न एग्जाम में आते रहते हैं। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़े होंगे तो हमने ये प्रश्न कल या परसों ही आपको वहां पर कराया है। अब देखिए इसका सही जवाब क्या होगा। हमसे पूछा गया है कि यमुना की सहायक नदियों का पूर्व से पश्चिम का कौन सा अनुक्रम सही है। ठीक है, तो देखिए पश्चिम से पूर्व की यहाँ पर दिया गया, देखिए पूर्व से पश्चिम की हो, तो आप ऐसे मान के चलें कि ये यमुना नदी प्रवाहित तो हो रही है, और इस तरीके से यमुना नदी में मिलने वाली नदियों का क्रम आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर, देखिए यहाँ पर दिया सोन नदी। सोन नदी तो गंगा की सहायक नदी है, तो ये होगा नहीं। उसके बाद कैन, सिंध, बेतवा होगा, यहाँ पर एक बेतवा दिया नहीं है, बेतवा, चंबल। ठीक है, तो इसका अकॉर्डिंग देखा जाए तो सही जवाब तो ऑप्शन नंबर बी होगा, बट यहाँ पर सोन नदी नहीं होगा, सोन गंगा की सहायक नदी है। तो इसमें विकल्प कोई नहीं मिल रहा, इसलिए प्रश्न गलत है। ठीक है, बाकी आप इसको याद रख लेना, हमने टेलीग्राम पर कराया, वहां पर इसको देख लेना। ठीक, अगला प्रश्न है कि मानसून विच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पर दो कथन दिए गए मानसून विच्छेद के बारे में। पहला है कि उत्तर भारत के मैदान में मानसून विच्छेद होने का कारण उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की संख्या अधिक होना है। दूसरा है पश्चिमी तट पर मानसून विच्छेद का प्रमुख कारण आर्द्र पवनों का तट के समांतर प्रवाहित तो होना है। अब बताइए कौन सा सही है। पहला गलत हो जाएगा और दूसरा सही, विकल्प नंबर बी। ठीक है, विकल्प नंबर बी। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है कि निम्नलिखित सूचना पर विचार कीजिए। एक तरफ देखिए जलप्रपात है, उनका क्षेत्र, और दूसरी तरफ नदियां दी गई हैं। अब यहाँ पर 3 दिए गए, यहाँ पर कह रहा है कि उपयुक्त पंक्ति में से कितनी पंक्तियां सही सुमेलित हैं। अब आप बता सकते हैं। जैसे सबसे पहले बात करेंगे कूचिकल जलप्रपात की, तो कूचिकल जलप्रपात यहाँ पर बिल्कुल ये दिया गया है, यहाँ पर दे रहा क्षेत्र पूर्वी घाट। तो कूचिकल जलप्रपात पूर्वी घाट में नहीं आता, ये कहाँ पर आता है, तो याद रखेंगे ये आता है पश्चिमी घाट में, क्योंकि कूचिकल जलप्रपात कौन से राज्य में, कर्नाटक राज्य में। ठीक है, कहाँ पर है, कर्नाटक, कर्नाटक राज्य में। और नदी कौन सी हो जाएगी, वाराही। तो ये सही है बिल्कुल, पहला गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर ये स्थान आपका यह क्षेत्र गलत दिया गया था। दूसरा बूढ़ा घाघ जलप्रपात, ये आपका रांची पठार दे रहा है, तो ये आपका रांची पठार पर नहीं आता, ये कहाँ आता है, छोटा नागपुर पठार पर। तो ये भी याद रखेंगे, छोटा नागपुर पठार पर। ठीक है, और यहाँ नदी दी गई है बूढ़ा घाघ नदी, तो ये नदी तो बिल्कुल सही है, बट यहाँ पर जो क्षेत्र था वो गलत था, तो इसीलिए दूसरा भी गलत है। तीसरा चित्रकूट जलप्रपात, ये दंडकारंड क्षेत्र आता है, और इंद्रावती नदी, तो ये आपका बिल्कुल सही है। तो हमसे पूछा गया कि कितनी पंक्तियां सही हैं, तो याद रखेंगे केवल एक पंक्ति सही है, विकल्प नंबर ए। ठीक है, याद रख लेना इसको। अगला प्रश्न है काली मिर्च के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है काली मिर्च परिरक्षण एवं औषधीय गुणों से युक्त होती है, तो ये पहला तो सही है, क्योंकि काली मिर्च के बारे में बहुत सारे मिथ हैं
कि इनको खाने से आंखों की रोशनी आती है, इनको खाने से बहुत सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं। तो इसीलिए पहला कथन आपका जो दिया गया वो कैसा हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरा है कि भारत में काली मिर्च का सर्वाधिक उत्पादन आसाम राज्य करता है, तो यही गलत है, क्योंकि भारत में जो सबसे ज्यादा काली मिर्च का जो उत्पादन किया जाता है वो केरल से किया जाता है। कहाँ से, तो याद रखेंगे ये केरल से किया जाता है, ना कि आसाम से। तो दूसरा विकल्प गलत हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आपके सामने है कि पश्चिम से पूर्व की ओर ब्रह्मपुत्र नदी में मिलने वाली पूर्वी हिमालय की नदियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है। यानी यहाँ पर आपसे सहायक नदियां पूछी गई हैं। पूछा गया कहाँ से, तो याद रखेंगे पश्चिम से। यहाँ पर आप देखिए, एक बार पुनः देख लेंगे, पश्चिम से पूर्व की ओर। तो सबसे पहले जो पश्चिम में नदी आती है उसका नाम यहाँ पर हो जाएगा स्योम। श्योम के बाद जो आती है सुबनसिरी, और सुबनसिरी के बाद आती है वारा नदी, और उसके बाद आती है मानस नदी। तो सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। और ये सभी के सभी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां भी हैं, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगला है, यदि रमन की आय अमन की आय से 80% अधिक है। अच्छा प्रश्न देखिए, यहाँ पर 3 व्यक्ति दिए गए, ठीक है। एक दिया गया आपका रमन, एक दिया गया आपका अमन, ठीक है, और एक दिया गया, इसी में अगर आप देखेंगे तो एक दिया गया शिवम। ये कह रहा है यदि रमन की आय अमन की आय से 80% अधिक है और अमन की आय शिवम की आय से 50% अधिक है, तो हम मानते हैं शिवम की आय हमारी 100 होगी, तो इसकी 50% अधिक यानी 150 होगी। अब अमन से रमन की आय कितनी अधिक है, 80% अधिक है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे कि 150 का 80% निकाल लेंगे, ठीक है। कितना निकाल लेंगे, 80% निकाल लेंगे। और जब आप इसका 80% निकालेंगे तो देखिए, इस वाले शून्य से ये कट जाएगा, इस वाले शून्य से ये कट जाएगा, और 15 अट्ठा कितना होता है, 120। 120 जब आप 150 में ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 270। तो तीनों की आयु निकल के अलग अलग आ गई। अब ये हमसे पूछ रहा है कि रमन की आय शिवम से कितने प्रतिशत अधिक है। तो देखिए, रमन की आय कितनी है, 270 रुपये, और शिवम की आय कितनी है, 100 रुपये। तो ये आय कितनी अधिक हुई, तो आप कहेंगे ये जो आय आपको दिख रही है वो 170 अधिक हुई, ठीक, 170 अधिक हुई। तो 170 कर दो, क्योंकि 100 पे आ रही है तो ये परसेंट में भी उतनी ही आएगी। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, 170%। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। तो ऐसे भी प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। अगला प्रश्न है कि एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच अंतर 1350 रुपये है, ठीक है। कितना है, 1350 रुपये है। यदि लाभ 15% है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। अब आप ऐसे समझें, देखिए लाभ यहाँ पर दिया गया 15%, ठीक है। तो पहले सीपी रहा होगा, ठीक है, उसके बाद रहा होगा क्या, एसपी, और जो लाभ होगा वो हमेशा सीपी पर ही होगा, ठीक है। तो हमसे ये पूछा गया कि वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए आगे बताते हैं इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। पहला दिया गया कि ये कोशिकाएं या कोशिकीय बहुकोशिकीय हो सकते हैं। तो याद रखेंगे, कवक के बारे में पूछा गया है, तो कवक एक कोशिकीय भी हो सकते हैं और बहुकोशिकीय भी हो सकते हैं। दूसरा है, फरसों की पत्तियों पर होने वाले सफेद धब्बों के लिए परजीवी कवक उत्तरदायी है। तो ये भी सही है, पहला भी सही है। तीसरा, इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पहला और दूसरा सही होगा। अगला, हाल ही में किसके द्वारा ट्री एम्बुलेंस की शुरुआत की गई है। तो ये बताइए, ट्री एम्बुलेंस की शुरुआत किसके द्वारा की गई है। इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सही जवाब होगा दिल्ली नगरपालिका परिषद के द्वारा, विकल्प नंबर बी। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो के कितने देश सदस्य शामिल हैं। तो इसमें टोटल मेंबरों की बात की जाए तो 32 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। जब इसकी स्थापना हुई थी उस समय इसमें कितने मेंबर थे स्थापना के समय, तो याद रखेंगे उस समय इसमें 12 मेंबर हुआ करते थे नाटो में स्थापना के समय, और वर्तमान में इसमें 32 मेंबर हो गए। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न आपके सामने होगा 103वां कि सर्वप्रथम मैंगालोपोलिस शब्द का प्रयोग किसने किया था। बताइए किसके द्वारा ये शब्द का प्रयोग किया गया था। ये जो शब्द आया था मैंगालोपोलिस शब्द, ये सबसे पहले जीन गॉटमैन के द्वारा किया गया था, तो विकल्प नंबर ए। अगला प्रश्न है, प्राकलन समिति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मैंने आप सभी को कल भी बताया था कि प्राकलन समिति, उसके बाद लोक लेखा समिति, ठीक है, इन समितियों को आप कंप्लीट कर लें, यहाँ से प्रश्न एग्जाम में आना ही आना है, ठीक है। हमसे पूछा प्राकलन समिति के बारे में, यहाँ पर जो पहला विकल्प दिया गया आप उसे पढ़ेंगे कि इसका गठन जॉन मथाई की सिफारिश पर किया गया। तो जो प्राकलन समिति का गठन किया गया था वो जॉन मथाई की सिफारिश पर किया गया था, तो इसलिए ये तो पहला सही हो जाएगा।
इसमें कुल 30 सदस्य होते हैं, याद रखेंगे इसमें कुल 30 सदस्य होते हैं, बिल्कुल सही है, जिनमें से 20 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से, ये गलत हो जाएगा क्योंकि जो 30 मेंबर होते हैं 30 के 30 मेंबर आपके लोकसभा से चुनकर आते हैं, ठीक है, 30 के 30 मेंबर लोकसभा से चुनकर आते हैं, इसमें राज्यसभा का कोई जो व्यक्ति है वो इसमें प्रतिनिधित्व नहीं करता, तो इसीलिए दूसरा आपका गलत हो जाएगा। पर इतना याद रखना इसमें कुल 30 मेंबर होते हैं, 30 के 30 लोकसभा के। अगला, कोई भी मंत्री समिति का सदस्य नहीं हो सकता, तो ये भी बिल्कुल कथन सही होगा, तो इसीलिए सही जवाब बनेगा 1 और 3। अगला प्रश्न आपके सामने है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ पहाड़ियां दी गई और दूसरी तरफ भारतीय राज्य दिए गए। जैसे पूछा जाता है मांडव पहाड़ी, तो मांडव पहाड़ी आपकी कहाँ देखने को मिलेंगी, तो याद रखेंगे ये पहाड़ी आपको गुजरात में देखने को मिलेंगी, ठीक है, गुजरात में। देखिए यहाँ पर कंफ्यूज वाला ये प्रश्न है कि मांडवी पहाड़ी पूछा जाए तो आपका गोवा, और मंडाव पहाड़ी पूछा जाए तो आपका गुजरात। अगला, मिलन पहाड़ियां, ये आपके देखिए छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेंगी मिलन पहाड़ियां। रेंगमा पहाड़ी, तो रेंगमा पहाड़ी आपको कहाँ देखने को मिलेंगी, तो ये देखने को मिलेंगी आपकी आसाम में, ठीक है। उसके बाद डफला पहाड़ी, ये आपकी अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार इन चारों पहाड़ियों का विकल्प आप देखेंगे तो बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। एक तरफ उत्पादक और दूसरी तरफ जिले दिए गए हैं। जैसे पूछा गया लकड़ी के खिलौने, तो लकड़ी के खिलौने के लिए कौन सा जिला जाना जाता है, तो उत्तर प्रदेश का चित्रकूट जाना जाता है। भाई ऊनी दरी के लिए, तो ऊनी दरी के लिए जौनपुर जाना जाता है, तो जौनपुर को टिक कर देंगे। इसी प्रकार पूछा जाए हथकरघा उद्योग के लिए, तो हथकरघा उद्योग के लिए आपका हरदोई जाना जाता है, ठीक है। और पूछा जाए धातु शिल्प के लिए, तो धातु शिल्प के लिए आपका मुरादाबाद जाना जाता है, पीतल धातु के लिए। तो अब आप इन सभी को सम्मिलित कर सकते हैं और देख सकते हैं इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। इसका सही जवाब तो डी था। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में की रैंकिंग में निम्नलिखित में से कौन से कारकों पर आधारित होती है। यानी जो हर साल वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स या रिपोर्ट जारी की जाती है उसमें कौन कौन से आधारों को शामिल किया जाता है, इस बात को यहाँ पर आपको बताना है। यहाँ पर देखिए पहला दिया गया है कि प्रति व्यक्ति जीडीपी, तो उसमें प्रति व्यक्ति जीडीपी शामिल की जाती है। उच्च जीवन प्रत्याशा ये भी शामिल की जाती है। तीसरा, सरकारी तथा कॉरपोरेट भ्रष्टाचार की अनुपस्थिति तथा दानशीलता, तो ये भी आपकी शामिल की जाती है। तो इस रैंकिंग में ये तीनों को ही शामिल किया जाता है, विकल्प नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को उसके पद से कौन हटा सकता है, बताइए। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को उसके पद से कौन हटा सकता है। अब यहाँ पर देखिए 2 प्रकार से ये प्रश्न पूछा जाएगा। जब ये पूछा जाए कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तब इसका जवाब अलग होगा, नियुक्ति से संबंधित, ठीक है। और इसको पद से हटाना की बात की जाए तब इसका जवाब अलग होगा। नियुक्ति की बात की जाए तो जिस राज्य का राज्यपाल होगा और जिस राज्य में अध्यक्ष चुना जाएगा उस राज्य का राज्यपाल उसको नियुक्त करेगा। और हटाने की जब भी बात आएगी तो इसको हटाने का कार्य राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। तो हमसे पूछा गया कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को उसके पद से कौन हटाएगा, तो विकल्प नंबर ए हो जाएगा, राष्ट्रपति। और नियुक्ति की बात आएगी तो आपका कौन हो जाएगा, तो याद रखेंगे नियुक्ति आपकी राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे KISS यानी किस मानवतावादी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है, तो बता सकते हैं किस मानवतावादी संगठन को मिला है। तो याद रखेंगे सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, रतन टाटा को। तो ये जो अवार्ड दिया गया है ये आपके रतन टाटा को दिया गया है, तो विकल्प नंबर बी। अगला है एस्पोर्टमेंट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पर देखिए 2 कथन है कि यह एक आर्टिफिशियल स्वीटनर है जिसका उपयोग चीनी की जगह किया जाता है। दूसरा, इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पाए जाते हैं। तो अब आप बता सकते हैं कौन कौन से विकल्प सही होंगे, ठीक है। पहला दिया गया है तो ये बिल्कुल आपका सही दिया गया। दूसरा दिया गया ये भी सही दिया गया, क्योंकि बात किसके बारे में हो रही है, एस्पोर्टम के बारे में। अगला कथन आपके सामने है, विकल्प नंबर सी था इसका सही जवाब। अगला प्रश्न दिया गया है कि डोनेन मेव है। अब आपसे पूछा गया कि जो डोनेन मेव है ये क्या है, तो विकल्प आप देखेंगे तो यहाँ पर पाएंगे कि ये एल्जाइमर की दवा है। किसकी, एल्जाइमर की। तो विकल्प नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसको अमेरिकी कंपनी ने बनाया था, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि किस कंपनी ने बनाया, तो ये अमेरिकी कंपनी के माध्यम से बनाया गया है और ये एल्जाइमर की दवा है। अगला प्रश्न दिया गया एक तरफ स्थान दूसरी तरफ स्मारक, जैसे सांची का स्तूप। तो ये पूछा जाता है सांची क्या है, तो याद रखेंगे सांची एक स्तूप है, तभी तुम कहते हैं सांची का स्तूप।
आगे दिया एलिफेंटा, तो एलिफेंटा क्या है, एलिफेंटा की गुफाएं, तो इसको गुफाओं से ऐड कर देंगे। खजुराहो, तो खजुराहो में क्या है, तो याद रखेंगे खजुराहो में मंदिर है। आगे दिया गया फ्रवड़ वेलगोला, तो फ्रवड़ वेलगोला क्या है, एक तरीके से मूर्ति है। तो इस प्रकार आप इनको सही करेंगे और बता सकते हैं कि इसका सही जवाब क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ब्लू बंगिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताइए ब्लू बिंग के बारे में। अब यहाँ पर देखिए दिया गया है ब्लू बगिंग के बारे में कि पहला कथन है कि यह हैकिंग का एक ऐसा प्रारूप है या एक ऐसा तरीका है जिससे हैकर से ब्लूटूथ कनेक्शन के माध्यम से डिवाइस तक पहुंचता है, तो पहला तो बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा दिया गया कि यह तब हो सकता है जब हैकर 100 मीटर के दायरे में ब्लूटूथ सक्षम डिवाइस को रखता हो, तो ये भी कथन आपका सही हो जाएगा। हालांकि 100 मीटर के दायरे को भी ये थोड़ा बढ़ाया जा सकता है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। दोनों के दोनों विकल्प आपके सही है। अगला मध्यकालीन भारत के आर्थिक इतिहास के संदर्भ में एक शब्द आता है जिसका नाम है अर्घट्टा। इसका संबंध किससे है, अर्घट्टा का, बताइए। याद रखेंगे जो अर्घट्टा होता था ये कार्य करता था भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल चक्र का, तो विकल्प नंबर सी हो जाएगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या आपके सामने कि जब भी मैं किसी नीच कुल में उत्पन्न हेय व्यक्ति को देखता हूं तो मेरी आंखों में अंगारे फूटने पर लगते हैं और क्रोध से मेरा हाथ मेरी तलवार पर चला जाता है। ये जो कथन वर्णी ने लिखा है ये किस शासक के बारे में लिखा है, ठीक है, बताइए ये किस शासक के बारे में वर्णी ने ये कथन लिखा है। उस शासक का नाम है अलाउद्दीन, माफ कीजिए, बलबन, ठीक है, क्योंकि बलबन ने ही लौह एवं रक्त की नीति को अपनाया था, इसी ने दल चालीसा का दमन किया था, ठीक है, तो इसकी ऐसी नीतियां थी, तो इसने अपने वक्तव्य में इन बातों को लिखा है, तो सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, ये बलबन ने कहा था। आगे बढ़ेंगे, मोतीलाल नेहरू द्वारा तैयार नेहरू रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहले तो याद रखना है कि नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार की, तो बहुत सारे लोगों को ये पता होता है कि जवाहरलाल नेहरू ने तैयार की होगी, नहीं, ये तैयार की थी मोतीलाल नेहरू ने और इसका नाम पड़ा नेहरू रिपोर्ट। अब इसके ऊपर देखिए कुछ कथन दिए गए उनको आप पढ़ेंगे। जैसे पहला कथन दिया गया आपके सामने कि इसमें सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन मंडल की मांग को स्वीकार किया गया था। दूसरा कह रहा है कि इसमें भारत को अधिराज्य का दर्जा प्रदान करने की बात शामिल थी। तीसरा, इसमें वयस्कों को मताधिकार और संगठन बनाने की स्वतंत्रता की सिफारिश की गई थी। तो अब आपसे पूछा गया कि इसमें कौन कौन से विकल्प सही होंगे, तो आप यहाँ विकल्प देख सकते हैं, पहला दूसरा, पहला तीसरा, दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा। अब आप बता सकते हैं कि इनमें से कौन कौन से विकल्प आपके सही होंगे। तो याद रखेंगे इसमें जो पहला विकल्प दिया गया है कि इसमें सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की गई थी, तो नेहरू रिपोर्ट में इस मांग को कभी नहीं रखा गया था। दूसरा बिल्कुल सही है और तीसरा भी सही है। तो याद रखेंगे इन्होंने अधिराज्य का दर्जा प्रदान करने की बात की थी और मताधिकार की बात की थी, हालांकि उन्होंने सांप्रदायिक के आधार पर निर्वाचन अलग करने की बात नहीं की थी। तो अगला आपका प्रश्न आपके सामने कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कि इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसकी बात हो रही है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की, ठीक है, क्योंकि न्यायाधीश दो प्रकार के होंगे, एक तो आपके हाई कोर्ट के, दूसरे आपके सुप्रीम कोर्ट के, और दोनों की नियुक्तियों से संबंधित प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये कह रहा है कि जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, तो पहला तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा, इनको शपथ संबंधित राज्य का राज्यपाल दिलवाता है। तो यहाँ पर देखिए जो शब्द दिया गया ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनको जो शपथ दिलवाई जाती है वो किसके द्वारा दिलवाई जाती है, जिस राज्य में ये जिस ऐसे समझे कि जिस हाई कोर्ट में, जिस राज्य के हाई कोर्ट में इनकी तैनाती होगी उस राज्य का जो राज्यपाल होगा वो इनको शपथ दिलवाएगा। तो ये दोनों कथन सही होंगे, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। एक चीज और आप याद रखेंगे कि वर्तमान में कुल हाई कोर्ट की जब संख्या पूछी जाती है तो उसमें टोटल हाई कोर्ट वर्तमान में 25 हो गए। अगला, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। यहाँ पर देखिए दिया गया वेनेजुएला, होंडुरास, योगाना और इक्वाडोर। अब इन पर आपको विचार करना है और उसके बाद थोड़ा आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे उपयुक्त में से कितने देशों की सीमा कैवेरियाई सागर के साथ लगती है। अब आप बता सकते हैं कैवेरियाई सागर के साथ कितने देशों की सीमा लगती है, एक बार पुनः आप देख सकते हैं इनमें से वो कौन कौन से देश है जिनकी सीमा कैवेरियाई सागर से लगती है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। कैवेरियाई सागर पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कहाँ पर है, तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि इस तरीके से आपका ये बना हुआ है आपका दक्षिणी अमेरिका, ठीक है, ये आपका क्या बन गया भाई, आप ऐसे समझ सकते हैं ये आपका दक्षिणी अमेरिका है, ये आपका मैक्सिको की खाड़ी है और यहाँ से आपका स्टार्ट होता है उत्तरी माफ कीजिए दक्षिणी अमेरिका और ये आपका उत्तरी
अमेरिका है और ये आपका दक्षिणी अमेरिका। तो यहाँ पर आपको कैरिबियाई सागर देखने को मिलेगा, ठीक है, मैक्सिको की खाड़ी से हल्का सा दक्षिण पूरब की तरफ। तो ये आपका कैरिबियाई सागर है। यहाँ से पूछा गया कौन कौन से देशों का संबंध है। अब चलिए विकल्प की तरफ चलते हैं, ठीक है। ऑप्शन आपने देख लिए कौन कौन से, यहाँ पर देगा केवल 1, केवल 2, केवल 3, केवल 4। अब देखिए सबसे पहले समझेंगे कौन कौन से कैरिबियाई सागर से सटे हुए हैं। जैसे एक वेनेजुएला, ठीक है, कौन सा, याद रखेंगे वेनेजुएला जो आपके विकल्प में था वो कैरिबियाई सागर से लगा हुआ है। एक आपका इसी में आता है, देखिए कोलंबिया, कोलंबिया देखिए आपका विकल्प में था कि नहीं। विकल्प वालों को देख लेते हैं कितने आते हैं, ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। जैसे यहाँ पर वेनेजुएला दिया गया, तो वेनेजुएला आपका कैरिबियाई सागर से लगता है, ठीक है। दूसरा इसी में आपके सामने दिया गया है होंडुरास, तो होंडुरास इसमें कैरिबियाई सागर के सामने आता है, तो ये भी हो जाएगा दूसरा। एक आ जाएगा युगाना, तो युगाना की बात करें तो ये जो युगाना कंट्री है ये आपके कैरिबियाई सागर के साथ सीमा साझा नहीं करती। अगला इक्वाडोर, तो इक्वाडोर आपको पता कौन से महाद्वीप में आता है, क्योंकि महाद्वीप अगर आपको पता तो आप आराम से इसको टिक कर लेंगे। तो इक्वाडोर भी इसमें शामिल नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। अब आप आराम से लगा सकते हैं कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी केवल 2 लगते हैं। कौन कौन से, तो वेनेजुएला लगता है और दूसरा आपका कौन सा लगता है, होंडुरास लगता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन से 2 देश विश्व के सबसे बड़े नारियल उत्पादक के रूप में जाने जाते हैं। यानी नारियल के उत्पादन में सबसे बड़ी कंट्री कौन कौन सी हैं 2, उनको आपको टिक करना है। तो इसमें सबसे पहले नंबर 1 पर आएगा इंडोनेशिया और नंबर 2 पर आएगा फिलीपींस। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि ये सबसे ज्यादा नारियल का उत्पादन करते हैं। विकल्प नंबर बी। प्रत्येक वर्ष 23 सितंबर को निम्नलिखित में से कौन से देशों में 12 घंटे के दिन और 12 घंटे की रात होती है, बता सकते हैं। प्रत्येक वर्ष 23 सितंबर की बात हो रही है, अभी 2-3 दिन पहले निकल के गया है। तो 12 घंटे के दिन और 12 घंटे की रातें होती हैं। यहाँ पर आप बता सकते हैं 4 कंट्री दी गई है, वो कौन कौन सी कंट्रियां हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए भारत में तो 12 घंटे के दिन और 12 घंटे की रातें अभी नहीं होती हैं, क्योंकि जो विषुवत-रेखीय देश होंगे उन पर अक्सर ये देखने को मिलता है। तो जिसमें एक इक्वाडोर हो जाएगा, ठीक है, एक तो इक्वाडोर हो जाएगा, एक आपका केन्या हो जाएगा, मिस्र भी नहीं होगा, तो 2 ही हो जाएगा, केवल ऑप्शन नंबर 2 और 3, विकल्प नंबर बी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ नदियां दी गई हैं और दूसरी तरफ उनकी सहायक नदियां। अगर बात करें कावेरी नदी की, तो कावेरी नदी की सहायक नदी काबिनी, बिल्कुल सही हो जाएगा। कृष्णा की बात करें तो कृष्णा की सहायक नदी प्राणहिता, ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि जो प्राणहिता नदी है ये कृष्णा की सहायक नदी नहीं है। ये किसकी सहायक नदी है प्राणहिता, तो याद रखेंगे गोदावरी की, गोदावरी की सहायक नदी है प्राणहिता। जबकि कृष्णा की सहायक नदियों की बात की जाए तो इसमें एक देखिए एक भीमा होती है, भीमा, ये कृष्णा की सहायक नदियां हैं। इसी में एक आपकी देखिए तुंगभद्रा भी आती है, तुंगभद्रा, ये भी कृष्णा की सहायक नदियां हैं। इसी में आपकी एक कोयना आती है, ये भी कृष्णा की सहायक नदियां हैं। आगे दी गई नर्मदा की तवा, तो नर्मदा की तवा होती है। ब्रह्मपुत्र की लोहित, तो ये भी सही है। तो विकल्प नंबर क्या, ऑप्शन नंबर बी, ये गलत था। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों का क्षेत्रफल के आधार पर आपको अवरोही क्रम लगाना है, यानी बड़े से छोटे की तरफ आना है। तो सबसे बड़ा जिला आपका कौन सा है, सोनभद्र हो जाएगा, ये गलत है। लखीमपुर खीरी, ये सीतापुर, ये आ जाइए, देखिए ऑप्शन नंबर कहाँ पर आएंगे, सी की तरफ। सबसे पहले दिया गया लखीमपुर खीरी, उसके बाद सोनभद्र, हरदोई और सीतापुर। तो ये क्रम आपका सही बना हुआ है, विकल्प नंबर सी, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है कि 18 वर्षीय महिला आरती को यूनाइटेड किंगडम के राजा चार्ल्स तृतीय द्वारा अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आरती उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले से संबंध रखती है। तो ये प्रश्न काफी चर्चा का विषय है, आप इसको अच्छे से कवर करेंगे क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो इनका जो जिला पूछा जाता है वो जिला हो जाएगा बहराइच, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि हम्पबैक व्हेल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताइए हम्पबैक व्हेल के बारे में। पहला है कि यह वेलिन व्हेल की एक प्रजाति है जो अपने लगातार हवाई करतबों के कारण लोकप्रिय है। दूसरा है यह अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ यानी IUCN में लुप्त सूची में सूचीबद्ध की गई है। तो ये दोनों ही कथन आपके सही होंगे। बात किसके बारे में हो रही है, हम्पबैक व्हेल के बारे में। ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे। अगला है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ देखिए व्यक्ति, दूसरी तरफ संबंधित क्षेत्र दिए गए। जैसे मलिनी राजू रकन दिया गया है, तो ये क्या है, हिंदुस्तान या हिंदुस्तानी गायिका, तो ये बिल्कुल सही दिया गया है। दूसरा अजीत निनान, तो अजीत निनान कौन थे, ये राजनीतिक कार्टून, बिल्कुल सही है ये भी आपका। तीसरा गीता मेहता, गीता मेहता कौन है, लेखिका एवं फिल्मकार, तो ये भी सही है।
एस शिवाजी, तमिल हास्य अभिनेता। यहाँ पर हमसे पूछा गया कि इनमें से कौन सा, अच्छा इनको सुमेलित करने के लिए बोला गया, सुमेलित करना सूची को सूची 2 से, तो ये इसका संबंध ये हो जाएगा, यानी सभी के सभी सही सुमेलित हैं, तो विकल्प नंबर ए को टिक कर देंगे। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन पश्चिम में वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य, उत्तर में बांदीपुर टाइगर रिजर्व के साथ सीमा साझा करता है। अब वायनाड के बारे में भी हमने डिस्कस किया था, वायनाड सत्याग्रह था, वायकोम सत्याग्रह था वो वायकोम, और यहाँ पर देखिए बांदीपुर, तो इन दोनों के राज्यों को अगर आप बता सकते हैं तो आराम से इसको आप सही कर लेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर दिया गया है, ये तमिलनाडु में और ये आपका कर्नाटक में आता बांदीपुर। अब यहाँ पर इन दोनों के बीच में कौन सा देखने को मिलेगा, तो आपको देखने को मिलेगा मृदुमलाई, मृदुमलाई। अब यह कहाँ पर है, मृदुमलाई जो टाइगर रिजर्व है आपके तमिलनाडु में दिया गया है, कहाँ पर दिया गया, तमिलनाडु में। बांदीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, तो ये आपके कर्नाटक में दिया गया है बांदीपुर। और वायकोम कहाँ पर, वायनाड कहाँ पर दिया गया, तो ये आपके केरल में दिया गया है, केरल, ठीक है। तो जब आप इस तरीके का भारत का मैप देखते हैं तो आप यहाँ देखेंगे ये वाला हिस्सा आपका केरल का है, ठीक है, ये वाला हिस्सा आपका तमिलनाडु का है, और ये वाला हिस्सा आपका लगभग पूरा कर्नाटक का है, ऐसे आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर, तो इधर आपका तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक तीनों राज्यों के बीच में आता है, तो ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि कोमोरोस के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला कि अफ्रीका महाद्वीप में क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा सबसे छोटा देश है। दूसरा, यहाँ की 98% जनसंख्या इस्लाम के सुन्नी संप्रदाय का अनुसरण करती है। तो यहाँ पर जो ये देश है इसके बारे में जो दो कथन दिए गए, दोनों के दोनों कथन आपके सही दिए गए, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। एक प्रश्न और पूछा जाता है इसकी राजधानी, क्योंकि ऐसे ही उनकी राजधानी आपसे पूछी जाती है, तो इसकी राजधानी आप में से अगर किसी को पता हो तो बताइए, राजधानी क्या होगी, राजधानी, ठीक है, बताइए फटाफट। तो याद रखेंगे इसकी राजधानी जब भी एग्जाम में पूछी जाए तो याद रखेंगे मोरोनी इसकी राजधानी है, मोरोनी। कौन से कंट्री की बात हो रही है, कारो मोरोस की। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला का सीमेंट, गंधक एवं अमोनिया सल्फेट नामक रासायनिक पदार्थ के निर्माण में जिप्सम का उपयोग किया जाता है। उत्तर प्रदेश में जिप्सम सोनभद्र एवं मिर्जापुर जिले में पाया जाता है। तो अब आप बता सकते हैं कौन कौन से कथन सही हैं, ठीक है। पहला कथन बिल्कुल सही दिया गया है, पहला कथन बिल्कुल सही दिया गया है। अगर हम बात करें दूसरे कथन की तो दूसरा कथन आपका गलत है, क्योंकि इस जिप्सम जो पाया जाता है वो सोनभद्र और मिर्जापुर में नहीं पाया जाता। ये आपका एक तो देखिए झांसी में देखने को मिलता है, ठीक है, और दूसरी तरफ हमीरपुर, हमीरपुर, तो इन जनपदों में ये देखने को मिलता है। प्रश्न हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अनुच्छेद 164 के अनुसार किस राज्य में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु पृथक मंत्री की नियुक्ति करना आवश्यक है, बताइए वो कौन सा राज्य है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मध्य प्रदेश, क्योंकि अनुसूचित जनजाति की जो सबसे ज्यादा जनसंख्या है वो मध्य प्रदेश में देखने को मिलती है, इसीलिए मध्य प्रदेश इसका सही जवाब होगा। अगर मध्य प्रदेश के साथ और भी है जैसे छत्तीसगढ़, यहाँ पर भी हो सकता है, झारखंड यहाँ पर भी हो सकता है, तो सही जवाब ऑप्शन नंबर डी। एक तरफ स्थानीय पवने दी गई और दूसरी तरफ स्थान दिए गए, आप बता सकते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। जैसे चिनूक दिया गया है, ठीक है, तो चिनूक का संबंध किससे है, तो याद रखेंगे इसका संबंध है ब्रिटिश कोलंबिया से, तो पहला आपका सही है, क्योंकि हमसे पूछा कौन सा सही नहीं है। आगे दिया गया शोरोको, तो शोरोको का जो संबंध है वो ईरान से है, ये भी सही है। हबूब की बात करें तो हबूब उत्तरी सूडान में, तो ये भी सही है। हरमट्टम की बात करें तो हरमट्टम आपका पश्चिमी अफ्रीका में, तो ये भी सही है। तो यहाँ पर पूछा गया था कौन सा सही नहीं है, तो यहाँ पर देखिए वी की तरफ चलते हैं, शिरोको, तो शिरोको यहाँ पर दे रहा ईरान में नहीं बल्कि ये कहाँ पर है, सहारा रेगिस्तान में, तो ये ईरान में नहीं होगा, ये सहारा रेगिस्तान में है, सहारा रेगिस्तान, तो ये आपको पॉइंट नोट करना है, ठीक है। बाकी सारे सही थे, विकल्प नंबर बी गलत था। तो ये पूरा कंप्लीट हो जाता है टेस्ट नंबर, ठीक, 130 प्रश्नों के माध्यम से। बचे हुए आगे के टेस्ट आपको कंटिन्यू मिलते रहेंगे। आप सभी लोग चैनल से जुड़े रहें। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जो बताएं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।